प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर का किया दौरा। मंदिर संरक्षण के लिए भारत इंडोनेशिया की संयुक्त पहल। ऑस्ट्रेलिया पीएम की यात्रा का होगा दूसरा चरण। औद्योगिक विकास और आईटी के क्षेत्र में पूंजी निवेश की दिशा में राज्य सरकार की बड़ी पहल। दिल्ली में आज से 2 दिवसीय सम्मेलन। मुख्यमंत्री पेश करेंगे झारखंड का डिजिटल रोड मैप। भाजपा ने विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर साधा निशाना। पार्टी की बैठक में सड़क से सदन तक घेरने की बनी रणनीति। संगठन मजबूती पर भी फोकस। और जमशेदपुर पुलिस ने हिमांशु सिंह हत्याकांड मामले में 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। कई और चीजें बरामद। ब्राउन शुगर के साथ तस्कर भी पकड़ाया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और दक्षिण पूर्व एशिया के उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। भारत और इंडोनेशिया ने मंदिर के संरक्षण को लेकर संयुक्त पहल की है। मंदिर के दौरे के क्रम में श्री मोदी ने पूजा अर्चना कर मंगल कामना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत और इंडोनेशिया के बीच जहां संबंधों को प्रगाढ़ता मिल रही है, वहीं इससे आसियान देशों के साथ भी संबंधों को नया आयाम मिल रहा है। बीते करीब 1 दशक में भारत ने नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट जैसी नीतियों के जरिए अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के करीबी पड़ोसी राष्ट्रों के अलावा आसियान सेंट्रलिटी जैसी पहल से दक्षिण पूर्व एशिया में बसे 10 आसियान देशों के साथ भी भारत का सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की 3 दिवसीय यात्रा भी बेहद अहम साबित हो रही है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती मिली है। दरअसल विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मंचों पर आसियान देशों के साथ भारत लगातार समन्वय बनाए रखता है। इस दौरान भारत ने आसियान देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा, तकनीक, व्यापार, निवेश जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया है। आसियान समूह में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। भारत ने 1992 में आसियान के साथ सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर के रूप में जुड़ना शुरू किया था, जिसे वर्ष 2002 में शिखर सम्मेलन के स्तर पर अपग्रेड किया गया। भारत आसियान संबंधों के 30 साल पूरे होने के मौके पर 2022 को आसियान भारत फ्रेंडशिप ईयर के रूप में मनाया गया। साथ ही इस दौरान भारत आसियान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर अपग्रेड किया गया। साथ ही इस दौरान भारत और आसियान देशों के बीच आर्थिक संबंधों में भी बड़ा बदलाव आया है। जहां वित्त वर्ष 2013-14 में द्विपक्षीय व्यापार 74 अरब डॉलर था, तो वहीं 2024-25 में ये बढ़कर 123 अरब डॉलर को पार कर चुका है। इससे इतर प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से आसियान देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में भी लगातार मजबूती आई है। पीएम मोदी की हालिया इंडोनेशिया यात्रा के दौरान अनेक अहम क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है। इस दौरान सप्लाई चेन, डिजिटल तकनीक, कृषि, संस्कृति, शिक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के अलावा रक्षा क्षेत्र में भारत के स्वदेशी विनिर्माण की गुणवत्ता पर भी मुहर लगी है। इंडोनेशिया ने भारत के साथ ब्रह्मोस और एयर टू एयर मिसाइलों के क्षेत्र में सहयोग पर भी समझौते किए हैं।
वहीं इससे पहले 2018 में पीएम मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था, जिसके तहत दोनों देशों के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और इंडो पैसिफिक में सहयोग पर विशेष जोर दिया गया। वहीं जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जो दोनों देशों के बीच साझा प्रतिबद्धता का सटीक प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई एक्ट ईस्ट, आसियान सेंट्रलिटी और महासागर जैसी पहलों ने हिंद महासागर क्षेत्र में न केवल नए अवसरों के लिए राह खोली है, बल्कि इंडो पैसिफिक में सुरक्षित और स्वतंत्र नौवहन को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, मोबिलिटी, उभरती प्रौद्योगिकी, खेल और जनसंपर्क पर विचार विमर्श होगा। इस दौरान भारत अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर जोर देगा। ऑस्ट्रेलिया में महासागर और हिंद प्रशांत विजन एक अहम मुद्दा रहेगा। ये दौरा भू राजनीतिक तौर पर अहम होगा। ये 2 क्वाड साझेदारों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा, जो हिंद प्रशांत में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और लोगों और देशों, खासकर छोटे आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए नए मौके और खुशहाली लाएगा। तय प्रोटोकॉल से हटकर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर जनरल सैम मोसेनेसी पीएम मोदी से मिलने के लिए मेलबर्न जाएंगी, जो हमारे आपसी संबंधों की परिपक्वता को दर्शाता है। पीएम सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे। इससे आर्थिक संबंधों को काफी बढ़ावा मिलेगा। 2026 भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम बढ़ते आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाएगा और सभी क्षेत्रों में व्यापार और निवेश में ऑस्ट्रेलिया भारत सहयोग को लागू करने में मदद भी करेगा। ऑस्ट्रेलिया नई शिक्षा नीति के तहत मुख्य साझेदार है। फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी पाने वाली सबसे नई ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी बन गई है। इसके साथ ही 8 ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी को अब पूरे भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी मिल गई है। पीएम एक बड़े सामुदायिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय हमारे द्विपक्षीय संबंध का एक जरूरी स्तंभ बन गया है। अब सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों में भारतीय मूल के लोग लगभग 1 मिलियन है। भारतीय समुदाय ऑस्ट्रेलिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बड़ा डायस्पोरा समुदाय है। औद्योगिक विकास और आईटी के क्षेत्र में पूंजी निवेश की दिशा में राज्य सरकार की बड़ी पहल हुई है। दिल्ली में आज से 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में देश विदेश की करीब 100 आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड का डिजिटल रोड मैप पेश करेंगे। सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सीएम कल रांची से रवाना हुए। सम्मेलन में कुछ एमओयू भी होने की संभावना है। रांची में 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के प्रतिनिधि मंडल ने कल रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रथ यात्रा महोत्सव में शामिल होने का न्योता दिया। प्रतिनिधि मंडल ने तैयारियों के संबंध में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। सीएम ने महोत्सव के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को हरा भरा बनाने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में
6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। श्री शाह ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। टीबी मुक्त भारत अभियान को नई गति देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कल महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान खेल मंत्री मनसुख मांडविया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। बैठक में इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए एनसीसी और माई भारत के स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया गया। इसके अलावा कार्यस्थलों पर नियमित टीबी स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। इस दौरान बताया गया कि वर्ष 2024 से अब तक देश भर में 28 करोड़ से अधिक नागरिकों की टीबी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। बैठक में टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने का संकल्प लिया गया। बूढ़ापहाड़ क्षेत्र के विकास को लेकर राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर दोनों राज्यों के सीमा अंतर्गत पुंदाग से बूढ़ा पहाड़ तक जाने वाले मार्ग के निर्माण से संबंधित एक पत्र सौंपा। श्री किशोर ने पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में आने वाले करीब 2.5 किलोमीटर निर्माण के लिए एनओसी प्रदान करने का आग्रह किया ताकि झारखंड सरकार अपने संसाधनों से इस सड़क का निर्माण कर सके। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने धनबाद के आजाद नगर में निर्माणाधीन एक बालिका शैक्षणिक संस्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बालिका शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। श्री हसन ने अभिभावकों से बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ सांस्कृतिक मूल्यों से भी जोड़ने का आग्रह किया। अपने तन मन धन से निजी फंड हो, सरकारी फंड हो, इसको हम मदद करेंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और सबसे भी अपील करते हैं इस इलाके में, यहाँ जो हम जैसे आए तो मुझे पता चला कि एरिया है, सबसे गुजारिश है कि आप अपने बाल बच्चे को अरबी पहले पढ़ाइए, इसके बाद इंग्लिश पढ़ाइए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा रांची में चरणबद्ध तरीके से विभिन्न कार्यालयों और संस्थानों में जनजातीय समुदाय से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी ले रही हैं। उन्होंने कल भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची में समीक्षात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विषयों, संस्थान में उनके प्रतिनिधित्व और कल्याण समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। भाजपा ने विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी की कोर कमेटी की कल रांची में बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की रणनीति बनी। संगठन मजबूती पर भी नेताओं का फोकस रहा। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने राज्य सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितता पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। इस पर भी कई चर्चाएं हुई हैं। हम सब पिछले बार से भी देखते आ रहे हैं कि इस समय पर खाद्य नहीं उपलब्ध होता है, बीज नहीं उपलब्ध होता है, राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। इन विषयों पर भी चर्चाएं हुई हैं। साथ ही साथ जो आपने देखा है कि जेपीएससी में जिस प्रकार से धांधली हो रहा है, बिना सिग्नेचर के रिजल्ट निकल जा रहा है, ऐसे कई प्रकार के मुद्दे भी रहे हैं। और हमारे जो सांगठनिक जो कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों की भी समीक्षा हुई है। इधर कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी श्री वेला प्रसाद ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ मंत्री इरफान अंसारी से कल मुलाकात की।
इस दौरान संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मौके पर नेताओं ने सही तथ्यों को जनता तक पहुंचाने पर बल दिया। इस मुलाकात के क्रम में पार्टी संगठन मजबूती और एसआईआर अभियान पर भी विमर्श हुआ। जमशेदपुर पुलिस ने विष्णुपुर के हिमांशु सिंह हत्याकांड में एक नाबालिग और अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार, मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारीब ने बताया कि इस हत्याकांड में अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उस चाकू कांड में पूर्व में 5 अभियुक्त को भेजा गया है और आज 4 अभियुक्त को भेजा जा रहा है, जो क्रमशः लखिंदर लोहार, जगदीश मंडल उर्फ रोहन, विजय महानंद और एक विधि विरुद्ध बालक है, जिसमें अब तक जो भी नामजद अभियुक्त थे गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बज गए हैं, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। जिनको आज फॉरवर्ड किया जा रहा है, इनके पास से हमें लोहे का एक चापड़, एक कुल्हाड़ी, एक लोहे का भुजाली, एक लोहे का बड़ा चाकू, 5 पीस पंच, एक गुप्ती और एक मोटरसाइकिल इनकी निशानदेही पे बरामद हुआ है। 5 मोबाइल जो इनके पास से बरामद हुआ। इधर लौर नगरी के ही सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग में पुलिस को मादक तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कटकम सांडी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि तीनों आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए हजारीबाग पुलिस संकल्पित है। मोहम्मद रफीक जो है उनकी गिरफ्तारी की गई है। इनको 12 ग्राम शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद इनके बताए अनुसार कटकम सांडी थाना क्षेत्र में ही छोटन साव पिता स्वर्गीय परमेश्वर साव के यहाँ से 13 ग्राम अतिरिक्त ब्राउन शुगर और बरामद किया गया है। टोटल 25 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी जो है की गई है। मोहम्मद रिजवान और छोटन साव जो है पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। छोटन साव की गिरफ्तारी भी 13 ग्राम बरामदगी के टाइम पे की गई है। कुल गिरफ्तारी कल 3 की गई है। इनके पास से 25 ग्राम ब्राउन शुगर, एक मोबाइल और एक पल्सर मोटरसाइकिल जो है बरामद किया गया। गुमला के पालकोट में अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। कल शाम पिस्तौल दिखाकर लुटेरों ने ज्वेलरी दुकान से 40 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए। घटना के बाद अपराधी मोटरसाइकिल से बसिया की ओर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधियों की तलाश में छापेमारी शुरू की। घटना के बाद स्वर्ण व्यवसायियों में दहशत है। भारत सरकार की कौशल विकास योजनाएं ग्रामीण महिलाओं के जीवन में नया बदलाव ला रही हैं। साहिबगंज का ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT महिलाओं को हुनर देकर आत्मनिर्भर बनने की राह दिखा रहा है। साहिबगंज स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान गांव की उन महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दे रहा है जो अब तक घरेलू जिम्मेदारियों तक ही सीमित थीं। संस्थान में सिलाई कढ़ाई कर रही माधुरी देवी बताती हैं कि पहले आर्थिक तंगी के कारण घर चलाना मुश्किल था, लेकिन आज अच्छी कमाई कर रही हैं। हम यहाँ आए हैं RCT में महिला प्रशिक्षण सिलाई के लेने के लिए। लेके यहाँ से जाएंगे तो प्रधानमंत्री योजना के लिए लोन जो है लेंगे तो घर परिवार बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छे से करेंगे। वहीं कंचन और रश्मि कुमारी बताती हैं कि अब वह आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। आज जब उनके हाथों में हुनर है तो आज उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। मैम ने मुझे बहुत कुछ यहाँ बनाना भी सिखाया है, जैसे मैं नाइटी, अम्ब्रेला फ्रॉक, ब्लाउज, जींस सूट और पटियाला सूट, पटियाला पजामा, यही सब सीखी हूँ। और मुझे समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया है कि मैम ने कैसे बताया है मुझे। मैं इस RCT में ये सिलाई का प्रशिक्षण लेने के बाद मैं अपना एक
छोटा सा बिजनेस चालू करूंगी। जो मोदी सरकार ने हम लोगों के लिए लागू किया है, जो इस यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को लोन दिया जाएगा, उसी से हम अपना घर पे एक छोटा सा बिजनेस चालू करेंगे। आरसेटी के निदेशक प्रदीप कुमार झा बताती हैं कि केंद्र सरकार की इस योजना से कई लोगों को कौशल युक्त बनाकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। खाली समय में अपने दो पैसा कुछ अर्थोपार्जन करने के लिए, वो अर्थोपार्जन उनको अपने आप को सशक्त बनाता है, उसमें आत्मविश्वास लाता है और आत्मनिर्भर के लिए एक कदम बढ़ाती है, जिससे सर्वांगीण रूप से उनके परिवार का विकास होता है और समाज के अंततः समाज की भलाई। आरसेटी में इन दिनों कस्टम ज्वेलरी का भी प्रशिक्षण चल रहा है। ट्रेनर वनपलाशी सरकार बताती है कि प्रशिक्षण के बाद महिलाएं घर से ही अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। समय बैठ के बर्बाद ना करें, ये सब सीख के अपना स्वरोजगार कर सके और 2 पैसा कमा सके और ये लोग मतलब 2 पैसा कमा कर अपना परिवार का हेल्प कर सकते, इसके लिए ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है आरसेटी से। वहीं कस्टम ज्वेलरी का कार्य सीख रही महिला आशा देवी और सोनी कुमारी इस पहल को वरदान से कम नहीं मान रही हैं। देखिए यहाँ से सीख रहे हैं हम लोग चूड़ी बनाने के लिए, नेकलेस बनाने के लिए, माला बनाने के लिए, हम लोग को मैम आई है पाकुड़ से सिखाने के लिए। हम ये सब सीख के थोड़ा सोच रहे हैं कि अपना आगे बढ़े जिंदगी में, अपना बाल बच्चा को भविष्य बना सके, कोई दूसरा स्कूल ट्यूशन पढ़ा सके अपने बच्चे को। कस्टम ज्वेलरी के साथ सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण और बैंक ऋण की सुविधा महिलाओं के लिए न सिर्फ स्वरोजगार के नए अवसर खोल रही हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रहा है। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। मौसम। निम्न दबाव का प्रभाव कम होने के बाद से राज्य में बारिश का सिलसिला थोड़ा थमा है। पिछले 3 दिनों के दौरान राज्य के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, इससे किसानों की आशा जगी है। बारिश के आंकड़ों में भी सुधार हुआ है और यह कमी 32% तक रह गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राज्य में अभी मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और जो पिछले 48 घंटों में लगातार बारिश हो रही थी, वह बारिश अभी थोड़ी देर के लिए थमी हुई है। हालांकि लगातार बारिश होने के कारण खेतों में पानी लबालब भर गए हैं, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। किसान खेती की तैयारी में जुट चुके हैं, तो उधर कृषि मंत्रालय भी अल नीनो के प्रभाव को देखते हुए अपनी तैयारी में लगी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य में मानसून अभी सक्रिय रहेगा। हालांकि पूरे राज्य में एक साथ बारिश नहीं होगी, किसी जिले में बारिश हो रही होगी तो किसी जिले में बारिश नहीं भी हो रही होगी, ऐसी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के बीच बारिश होने की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे वज्रपात के दौरान पेड़ों के सामने और खुले में ना रहें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। मेरा विकांत कुमार, सहयोगी सौरभ कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक भवन में डुरंड कप के ट्रॉफियों का अनावरण किया। उन्होंने इससे जुड़ा एक वीडियो साझा किया है। यह ट्रॉफी 18 जुलाई को रांची पहुंचेगी। डुरंड कप टूर्नामेंट ने अनेक फुटबॉल प्रतिभागियों को मंच प्रदान किया। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष कुछ नई टीमें डुरंड कप, द प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी के विजेता बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
फीफा विश्व कप फुटबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड ने जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से पराजित किया, वहीं स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराया। फीफा विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर 1954 के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्विट्जरलैंड ने अपने विश्व कप इतिहास में चौथी बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। टीम ने अब तक 13 विश्व कप खेले हैं। 21वीं सदी में स्विस टीम लगातार 4 संस्करणों में अंतिम 16 तक पहुंची थी, जिनमें पिछले 3 विश्व कप भी शामिल हैं, लेकिन इस बार उसने उस बाधा को पार करते हुए अंतिम 8 में जगह बनाई। स्विट्जरलैंड का क्वार्टर फाइनल सामना मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। इधर इंग्लैंड में भारतीय क्रिकेट टीम का खराब प्रदर्शन जारी है। कल तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम महज 76 रन बनाकर ढेर हो गई और इंग्लैंड ने सीरीज में महत्वपूर्ण बढ़त बना ली। इंग्लैंड ने पहले 201 रन बनाए थे। जवाबी पारी खेलने उतरी टीम इंडिया लक्ष्य से 125 रन दूर रह गई। शुरुआती ओवरों में भारत ने उम्दा खेल दिखाया, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते गए, जिससे टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 8 जुलाई वर्ष 1497 में वास्को डी गामा ने 4 समुद्री जहाजों के साथ पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से भारत के लिए अपनी समुद्री यात्रा शुरू की। 20 मई वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। इस समुद्री यात्रा से वास्को डी गामा ने भारत जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा के दौरान वास्को डी गामा का समुद्री बेड़ा मोजाम्बिक द्वीप से मालिंदी होते हुए कालीकट पर पहुंचा। इस जगह को वास्को डी गामा ने अपने भारत पहुंचने के प्रमाण के रूप में स्थापित किया। उस समय कालीकट भारत के सबसे अधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक था। वास्को डी गामा के इस समुद्री रास्ते की खबर धीरे धीरे फैलने लगी, जिससे यूरोप के व्यापारी, सुल्तान, पुर्तगाली और लुटेरे कब्जा करने की मंशा से भारत आए। इन सब के बाद ब्रिटिश लोग भी व्यापार के बहाने अपना अधिकार स्थापित करने की मंशा से भारत आने लगे और इस तरह वास्को डी गामा के भारत आगमन के बाद इतिहास ने कई बार करवट बदली। बरसात के दिनों में घमौरियों की समस्या देखी जाती है। इस रिपोर्ट में देखिए इससे बचाव के असरदार उपाय और त्वचा को स्वस्थ रखने के आसान टिप्स। बढ़ने के साथ एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या जो काफी लोगों में देखी जाती है वो है प्रिकली हीट यानी घमौरियां। तेज धूप, पसीना और उमस भरा मौसम शरीर की त्वचा पर छोटे छोटे लाल दाने और जलन उत्पन्न करता है। यही समस्या घमौरियां कहलाती है। जब त्वचा से निकलने वाला पसीना रोम छिद्रों को ब्लॉक कर देता है, तब त्वचा पर खुजली, चुभन और लाल दाने बनने लगते हैं। खास तौर पर पीठ, गर्दन, बाजू और कमर के आसपास इसका प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। चुभती जलती घमौरियां एक आम समस्या है, लेकिन काफी परेशानी उत्पन्न करती है। अगर आप घमौरियों की समस्या से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसमें उपयोगी हो सकते हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। आज हम बात कर रहे हैं घमौरियों की, यानी हमारे शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाना। ये तब होता है जब हमारे शरीर में पित्त बढ़ा होता है, यानी गर्मी बढ़ी होती है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम 2 बहुत सरल से प्राणायाम का अभ्यास करें, जिसमें विशेष रूप से हम करें चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास, यथा नाम तथा गुणा नाम से। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर का किया दौरा। मंदिर संरक्षण के लिए भारत इंडोनेशिया की संयुक्त पहल। ऑस्ट्रेलिया पीएम की यात्रा का होगा दूसरा चरण। औद्योगिक विकास और आईटी के क्षेत्र में पूंजी निवेश की दिशा में राज्य सरकार की बड़ी पहल। दिल्ली में आज से 2 दिवसीय सम्मेलन। मुख्यमंत्री पेश करेंगे झारखंड का डिजिटल रोड मैप।
भाजपा ने विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर साधा निशाना। पार्टी की बैठक में सड़क से सदन तक घेरने की बनी रणनीति, संगठन मजबूती पर भी फोकस। और जमशेदपुर पुलिस ने हिमांशु सिंह हत्याकांड मामले में 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। कई और चीजें बरामद। ब्राउन शुगर के साथ तस्कर भी पकड़ाया।